हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडाणी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम जो है लेसन नंबर 3 पढ़ रहे थे और 3rd चैप्टर का नाम है, जिसका क्या नाम है, मानव में जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अच्छा, इससे पहले मैंने एक क्लास ली थी, वो 1st चैप्टर की थी। एक्चुअल में जो कुछ टॉपिक थे वो हमारे रह गए थे, उसकी मैंने क्लास ली थी और कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप 3rd चैप्टर पढ़ा रहे थे, फिर अचानक से ये कैसे ले ली। तो 3rd चैप्टर तो हम कंटिन्यू करेंगे ही, बट उसके कुछ 1-2 टॉपिक रह गए थे तो वो मैंने कंप्लीट करवा दिए थे, ठीक है ना, ताकि आपका कोई भी सिलेबस में से कोई भी एक भी टॉपिक, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी टॉपिक रहे नहीं, ठीक है ना। तो वो अपना 1st चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। 2nd चैप्टर में हमारा कुछ भी बाकी नहीं रहा है और 3rd चैप्टर जो है वो हम टॉपिक वाइज जो है वो पढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे एनसीईआरटी के अंदर टॉपिक दे रखे हैं वैसे ही हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी का नाम आया है तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एनसीईआरटी को आपको साथ लेके बैठना है, ठीक है। आप कहीं से भी आप व्यवस्था करें उसकी। अगर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों को समझना है तो प्लीज़ आप क्या करें, हाँ वैसे तो एनसीईआरटी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ेंगे ही इतना अच्छा, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप बहुत ही अच्छा बोर्ड के हिसाब से, और अगर आप नीट की तैयारी भी करना चाहते हैं तो आप अपनी एनसीईआरटी को सामने लेकर बैठें और एक कॉपी एंड पेन लेकर तो बैठना ही है, ताकि जो पढ़ाते जा रहे हैं उसको आपको रफली उतारना भी है उसके अंदर। रफली का मतलब आपको नोट्स तो यहाँ पे बनाने ही हैं, बट जैसे कोई चीज़ें होती है जो एक्स्ट्रा में बताई जाती है तो वो आप नोट कर सकते हो याद रखने के लिए, ठीक है ना। बाकी आप नोट्स जो हैं टेलीग्राम चैनल से आप उनको उतार सकते हैं, वहाँ पर दे रखे हैं। और कुछ बच्चों को समस्या आ रही थी कि टेलीग्राम चैनल पे जो नोट्स दे रखे हैं उनमें इंग्लिश वर्ड्स ज़्यादा लिख रखे हैं, तो इंग्लिश वर्ड तो आपको आपके एनसीईआरटी के अंदर भी मिलेंगे और उन्हीं के साथ साथ इंग्लिश वर्ड्स के साथ साथ में आपको हिंदी के जो शब्द हैं वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप एनसीईआरटी को साथ में लेके बैठो। इंग्लिश और हिंदी दोनों के वर्ड्स जो हैं वहाँ पर लिखे हुए हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो, ठीक है। बाकी इंग्लिश मीडियम के बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, उनको तो इंग्लिश में ही पढ़ना है, क्लियर है। अच्छा, हम 3rd चैप्टर में पढ़ क्या रहे थे, बहुत दिन हो गई क्लास नहीं ले पाई एक्चुअली में, अब आपकी कंटिन्यू क्लासें आएगी। कुछ काम की वजह से हो जाता है काम छोटा मोटा, तो काम की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई थी। तो हम जो है पढ़ क्या रहे थे, अब इतने दिनों से क्लास नहीं लिए तो शायद मुझे लगता है कि बच्चे भूल गए होंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है। तो एक बार थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि हमने 3rd चैप्टर के अंदर सबसे पहले देखा था कि मानव में जो जनन होता है वो किस प्रकार का होता है, लैंगिक होता है कि अलैंगिक होता है। लैंगिक जनन होता है, ठीक है, लैंगिक जनन ही होता है, ध्यान रखें, अलैंगिक जनन नहीं करके आना है। 1-2 बच्चे का कमेंट आया था कि मैम अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन कैसे होगा भैया, यहाँ पर युग्मकों का निर्माण होता है, आप अच्छी तरह से जानते हो, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। युग्मक बनते हैं, युग्मकों का संलयन होता है, इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, और जहाँ निषेचन की प्रक्रिया हो रही है वहाँ पर लैंगिक जनन करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, चाहे युग्मक बन रहे हो बट अगर उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो रही है, तो फिर वो अलैंगिक जनन में गिना जाएगा, फिर वो लैंगिक जनन में नहीं माना जाएगा। बट अगर उसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है, निषेचन की प्रक्रिया हो रही है युग्मकों के अंदर, तो फिर वो लैंगिक जनन में माना जाएगा। और आप अच्छी तरह से जानते हो कि मनुष्य के अंदर क्या होता है कि जब शुक्राणु जो है वो जाकर अंडाणु से मिलता है तो वहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है, और निषेचन हो रहा है इसका मतलब इसमें लैंगिक जनन है, ठीक है। उसके बाद में लैंगिक जनन के बाद में हमने ये देखा था कि जो मानव है, जिसके अंदर ह्यूमन के अंदर जो नर और जो मादा होते हैं, तो नर के अंदर नर जननांग होता है, मादा के अंदर मादा जननांग होते हैं। इन दोनों की स्ट्रक्चर हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ ली थी, क्लियर है। उसके बाद में नर जननांग को पढ़ने के बाद में हमने पढ़ा था शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया पढ़ी थी, शुक्राणु कैसे बनते हैं वो पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, यानी मादा जनन तंत्र पढ़ा था, तो फिर हमने उसमें क्या देखा था, उसके पढ़ने के बाद में हमने oogenesis की प्रक्रिया यानी कि अंड जनन की प्रक्रिया पढ़ी थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं, स्पर्म की स्ट्रक्चर भी देख चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं। और लास्ट क्लास के अंदर जो है हमने oogenesis यानी कि अंड जनन की प्रक्रिया को पढ़ा था। अब अंड जनन की प्रक्रिया को पढ़ा था तो उसके बारे में आपको पूरी डिटेल याद होनी चाहिए कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ रखी है, क्योंकि जो भी आपके आगे से आगे चैप्टर आएंगे, वो टॉपिक आएंगे, तो वो एक दूसरे से थोड़े बहुत रिलेटेड होंगे। आज का जो टॉपिक है वो भी उनसे थोड़ा बहुत रिलेटेड है, तो आपको याद होना चाहिए।
वैसे अगर नहीं भी होगा तो मैं साथ के साथ बताती जाऊंगी कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, इतनी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर कोई नया भी स्टूडेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं वापस रिवाइज करवाती जाऊंगी साथ के साथ। आदत है मेरी रिवाइज करवाने की, ताकि बच्चे को इतना अच्छे से याद हो जाए। बार बार वही चीज़ पढ़ोगे तो इतना अच्छे से उसको याद होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम्स तक वो नहीं भूलना चाहिए। और मैं तो चाहती हूँ बोर्ड एग्जाम के आगे तक भी आप नहीं भूलो, ठीक है। अब आज का टॉपिक क्या है वो बात कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्तव चक्र। हिंदी वाले सुनेंगे ध्यान से, आर्तव चक्र क्या है? आर्तव चक्र। मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या बोलेंगे इसको? मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये तो इंग्लिश वर्ड हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो इंग्लिश वर्ड हो गया। इसी को, आर्तव चक्र को ही अगर हम अपनी भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में देखें तो इसी को हम और क्या क्या नाम दे सकते हैं? इसी को हम रज चक्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रज चक्र भी कह सकते हैं। इसी को हम रजोधर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। और एक नाम और आता है इसका, महावारी। महावारी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी भाषा, बहुत सारे शब्दों के अंदर इसको जाना जाता है, ठीक है। तो आर्तव चक्र बोल दो आप इसे, रज चक्र बोल दो इसे आप, महावारी इसे बोल दो आप, रजोधर्म इसे बोल दो आप। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। और बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, फीमेल्स को, ठीक है मेल्स को तो होता ही है क्योंकि मेल्स के अंदर ये होता नहीं है, बट फीमेल्स के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है कि ये होता क्या है, कैसे होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आज जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं उनको आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हो रही है। डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट आपको ध्यान रखना है कि आप जो पढ़ रहे हो, अच्छा कमेंट बॉक्स में ज़्यादा ध्यान मत दो, कमेंट में ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अरे कुछ भी, कोई भी क्या कर रहा है आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप अगर यहाँ पे पढ़ने आ रहे हो तो खुद भी पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ने दो, ठीक है। आपका ध्यान कमेंट में रहता है, आप कुछ भी, हाँ ठीक है, मैं चलो ठीक है कि आप जो आंसर कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है। मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ पूछ रही हूँ या साथ के साथ आंसर कर रहे हो वो अच्छी बात है, बट क्या कर रहे हो, ये खाना खाया, पानी पिया, ये इतनी फालतू की बात नहीं करनी अपने को, ठीक है। जिसको खाना होगा वो अपने आप खा लेगा, है ना। तो अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है आर्तव चक्र, रज चक्र, या जिसे आप महावारी बोल सकते हो, रजोधर्म आप जिसे बोल सकते हो। इतने सारे खूब सारे नाम हैं इसके, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आप जिसे बोल सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये आर्तव चक्र होता किसके अंदर है, किस में होता है ये। तो आप जानते हैं कि कोर्डेटा जो है, इतना बड़ा जो संघ है कोर्डेटा, कोर्डेटा की एक जो है क्लास होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, कोर्डेटा के अंदर जो एक क्लास होती है वो होती है क्या, स्तनधारियों की। स्तनधारी यानी मेमल्स, इसे अपन क्या कहते हैं, मेमल्स, या फिर मेमेलिया भी कह सकते हो आप, ठीक है। मेमेलिया कह सकते हो, मेमल्स कह सकते हो। स्तनधारी जो होते हैं, आपको पता है कि स्तनधारी किसे कहते हैं, जिसमें दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है ना, और जो अपने बच्चे को जो है वो स्तन के द्वारा दुग्ध पान करवाते हैं, ठीक है। अब जो स्तनधारी है, इन स्तनधारियों की भी एक क्लास होती है फिर से, प्राइमेटा। प्राइमेटा क्लास होती है, ठीक है। इनके अंदर भी एक छोटा सा ग्रुप आता है जिसे अपन कहते हैं प्राइमेटा। और प्राइमेटा की भी मादाओं के अंदर, नर के अंदर नहीं होगा, ये मादा के अंदर होगा। अब आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि भाई प्राइमेट्स क्या होते हैं एंड नॉन प्राइमेट्स। देखो दो क्लासें होती है, एक तो होता है प्राइमेट्स एंड एक होता है नॉन प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स बस आप इतना ध्यान रखो कि जो मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं उन्हें प्राइमेट में रखा गया है, और जो मनुष्य की तरह बिल्कुल व्यवहार नहीं करते उन्हें नॉन प्राइमेट में या अप्राइमेट में रखा गया है, ठीक है। अब प्राइमेटा के अंदर आते कौन कौन हैं, प्राइमेटा जो है ग्रुप, इसमें आते कौन कौन हैं, इसमें बंदर को रखा गया है, मंकीज को, ठीक है। इसके अंदर कप्पी, कप्पी के अंदर आता है गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। कौन कौन आता है, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। कप्पी जो है इसके अंदर, अच्छा कप्पी को एप्स बोलते हैं, ठीक है। चिंपैंजी रखा गया है, और मानव को भी इसी के अंदर रखा गया है, प्राइमेटा के अंदर।
तो आपको सिर्फ 3 याद रखो, बंदर, कपी, मानव। कपी के अंदर आता है गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। तो आपको बस तीनों याद रखने हैं कि ये 3 जो है 3 जो जीव हैं इनको रखा गया है प्राइमेटा के अंदर, और बाकी जितने भी मैमल्स होते हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, जो भी भेड़, बकरियां, ये जो भी होते हैं वो सारे के सारे किस में होते हैं? नॉन प्राइमेट में। क्योंकि आपको पता है कि इनके अंदर भी स्तन ग्रंथियां पाई जाती है और ये अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, ठीक है, स्तनों के द्वारा दूध पिलाते हैं। तो ये भी मैमेलिया है, यानी कि ये भी क्या है? स्तनधारी हैं। पर स्तनधारियों के अंदर भी प्राइमेटा और नॉन प्राइमेटा होते हैं, और स्तन जो प्राइमेटा होते हैं, प्राइमेटा में सिर्फ आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, 3 जीवों के नाम याद रखने हैं, बंदर, कपी, मानव, और बाकी जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे अप्राइमेट या फिर नॉन प्राइमेटा में रखे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, हो क्या रहा है इनके अंदर? अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं कि ये आर्तव चक्र जो है वो हो किसके अंदर रहा है, ठीक है। तो स्तनधारी हैं, स्तनधारियों के अंदर भी रखा गया है किसमें? प्राइमेट। स्तनधारियों के अंदर जो प्राइमेटा होते हैं उनकी मादाओं के अंदर, ये ध्यान रखना है आपको, मेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, आर्तव चक्र नहीं होता है। अब बच्चे सोचेंगे पहली चीज़ तो आर्तव चक्र क्या होता है? अरे वो शब्द आ जाएगा, आप टेंशन मत लो, बहुत डिटेल से इसी को पढ़ने वाले हैं, बट अपने को पता तो होना चाहिए कि ये हो किस में रहा है। तो जो प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स की जो मादाएं होती हैं, फीमेल्स जो होती हैं, ओनली 4 फीमेल्स के अंदर होगा, मेल्स में नहीं होगा, ठीक है। तो ये ओनली किस में होता है? फीमेल्स के अंदर होता है। और धीरे धीरे जब हम उसको पूरा पढ़ लेंगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये फीमेल्स के अंदर ही क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये मादाओं के अंदर होता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है? देखो, जो आर्तव चक्र है या जिसे आप महावारी, रज चक्र जो भी बोल रहे हो, इसके अंदर क्या होता है? मंथली कुछ वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, यानी कि योनि जो होती है। अब योनि वगैरह ये जो भी आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आप ये सब पढ़ चुके हो, एक एक चीज़ को पढ़ चुके हो कि किस तरह से अंडाशय, फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, यूटेरस के नीचे ग्रीवा, ग्रीवा का मतलब सर्विक्स, सर्विक्स के नीचे जो होती है वो कौन होती है? वेजाइना होती है। तो वेजाइना जो होती है उसकी जो रास्ता होता है, ये पाथ होता है, वहाँ से कुछ ब्लीडिंग जो है वो बाहर निकलती है। और ब्लीडिंग कहाँ से आती है? वो ब्लड जो होता है वो किसका होता है, कैसे बाहर आता है, वो सब आगे पढ़ेंगे। तो वेजाइना के थ्रू कुछ ब्लीडिंग जो है मंथली बाहर आती है, और इसी को अपन कहते हैं नॉर्मल भाषा में माहवारी। इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है इनके अंदर, लिख लो यहाँ पे, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, यानी कि योनि के द्वारा कुछ जो रक्त है वो बाहर निकलता है, ठीक है। अब स्तनधारियों के अंदर, ठीक है, आपने कहा कि प्राइमेटा के अंदर ये 3 जीव हैं, इनके अंदर तो चलो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, बाकी जो बचे हैं इनके अलावा उनके अंदर कौन सा चक्र होता है? जो बाकी जो भी बचे हैं, गाय, भैंस, बकरी वगैरह, इनके अंदर कौन सा चक्र होता है? तो इनमें होता है ईस्ट्रस चक्र, ईस्ट्रस साइकिल। क्या होता है? ईस्ट्रस चक्र या ईस्ट्रस साइकिल, ठीक है। और ईस्ट्रस साइकिल जो है वो किस किस के अंदर हो रहा है? एग्जाम्पल लिखे अपन तो, गाय के अंदर हो रहा है, भैंस के अंदर होता है, ठीक है, और भी भेड़ बकरी, मवेशी जिसे अपन कह सकते हैं, ठीक है, इन सभी के अंदर ये हो रहा है। और इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि कोई भी वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं होती है, कोई भी वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो नहीं होती है, यानी कि हर महीने इनके अंदर जो है ब्लड जो है वो वेजाइना के थ्रू बाहर नहीं आता है, ठीक है। और अच्छा, इसको और भी अच्छे से पढ़ना है तो फर्स्ट चैप्टर जो था उसमें मैंने इनके अंदर अंतर बताए हैं, आर्तव चक्र और मध्य चक्र। ईस्ट्रस साइकिल को ही हम मध्य चक्र भी कह सकते हैं। तो मध्य चक्र और आर्तव चक्र या रज चक्र के बीच में मैंने अंतर बताए थे बहुत ही अच्छे से, और उसमें हमने 5-10 अंतर पढ़े थे कम से कम, तो आप वहाँ पर जाकर और भी अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर तो मैं सिर्फ आपको ये बताऊँगी कि किन किन के अंदर हो रहा है,
ठीक है। जैसे अपन ने इनमें पढ़ा था कि जैसे आर्तव चक्र जब होता है तो इनमें ब्लीडिंग होती है, इनमें ब्लीडिंग नहीं होती है। आर्तव चक्र के समय में मादा के अंदर जो है वो कोई भी संभोग की जो है तीव्र इच्छा नहीं होती है, जबकि इनके अंदर तीव्र इच्छा होती है। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे अंतर हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि अपन ने क्या क्या देखा है। कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं समझाया। आर्तव चक्र किस किस में होता है, और इनके अलावा जो आर्तव चक्र है जो स्तनधारियों के अंदर होता है, स्तनधारियों में भी प्राइमेट्स की माताओं के अंदर होता है, जिसके अंदर कौन कौन रखे हैं, बंदर, कपी, मानव। ठीक है। गोरिल्ला और चिंपैंजी जो है वो कपी के अंदर आते हैं। ठीक है। और इनके अलावा स्तनधारियों के अंदर जो प्राइमेटा है, प्राइमेटा के अलावा ईस्ट्रस चक्र जो होगा वो किसके अंदर होगा, देखो प्राइमेट्स के अंदर ये 3 है। इनके अलावा ये जो बाकी जो स्तनधारी हैं जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़ वगैरह है, तो इनके अंदर होता है ईस्ट्रस चक्र। ठीक है। स्तनधारियों के अंदर प्राइमेटा के अलावा जो भी जीव रखे गए हैं उनमें क्या होता है, ईस्ट्रस चक्र, यानी नॉन प्राइमेट्स के अंदर ईस्ट्रस चक्र होता है। इनके अंदर कोई भी वेजाइनल ब्लीडिंग होती नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आर्तव चक्र किसे कहते हैं। तो आर्तव चक्र जो होता है कुछ नहीं होता है, हर महीने होता तो बहुत कुछ है। आर्तव चक्र के अंदर हर महीने शरीर के अंदर, अच्छा शरीर में भी कहाँ कहाँ पर, जो यूटेरस होता है यानी गर्भाशय होता है, और जो ओवेरी यानी अंडाशय होता है, वहाँ पर कुछ जो है साइक्लिक चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। अब वो कैसे क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे डिटेल से। तो साइक्लिक चेंजेस को, जो कि फीमेल्स के अंदर साइक्लिक चेंजेस होते हैं हर मंथली, हर महीने, या जनन चक्र जिसे अपन बोल सकते हैं, उसी को हम आर्तव चक्र कहते हैं। अभी बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन से चक्र, कौन सा जनन चक्र, कैसे साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस कैसे हो रहे हैं, तो वो आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो, जैसे कोई फीमेल है, मान लो कि कोई भी फीमेल होगी, ये फीमेल है। ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखो ये फीमेल है। ठीक है। और इस फीमेल के अंदर आपको पता है क्या होता है, जब इस फीमेल की प्यूबर्टी आती है, और प्यूबर्टी यानी कि किशोरावस्था, किशोरावस्था कितने वर्ष में आती है किशोरावस्था? 12 से 13 वर्ष की उम्र में। जब इस फीमेल के अंदर किशोरावस्था आएगी, और किशोरावस्था याद रखनी है कितने समय में या कितने वर्ष की उम्र में आती है? 12 से 13 वर्ष की उम्र में। ठीक है। जब इसमें किशोरावस्था आती है तो इस फीमेल का जो ये ब्रेन है, उस ब्रेन के अंदर एक ग्रंथि पड़ी होती है जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। ये जो फीमेल है, फीमेल के अंदर किशोरावस्था आई 12 से 13 वर्ष की उम्र में, और इसके अंदर भी उस समय क्या होता है, जब इसके ब्रेन में एक ग्रंथि पड़ी है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम मैं बार बार बता चुकी हूँ, और यही चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं मेल के अंदर भी। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है GnRH। GnRH यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो कहाँ जाता है? पीयूष ग्रंथि के पास में। कहाँ जाता है? पीयूष ग्रंथि के पास में गया।
अब ये पीयूष ग्रंथि जो है वो दो हार्मोन निकालेगी, एक तो निकालती है LH एंड एक निकालती है FSH। LH एंड FSH। LH का नाम क्या होता है पूरा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एंड FSH का पूरा नाम क्या होता है? कहाँ लिखूं? यहाँ लिख लेती हूँ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब समझना ध्यान से, आपको पता है कि यहाँ पर जो ये फीमेल है, यहाँ पर इसके अंडाशय पड़े हैं। ठीक है, अभी समझने के लिए ये समझ लो कि पेल्विक कैविटी के अंदर यहाँ पर क्या पड़े हैं? इसके अंडाशय पड़े हैं। तो अंडाशय के स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी? देखो, अंडाशय के अंदर हमने ये देखा था, जो अंडाशय होता है वहाँ पर छोटी छोटी सी कुछ संरचनाएं पड़ी होती है, और इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? ओवेरियन फॉलिकल, अंडाशय पुट्टिकाएं। ठीक है, इनका नाम क्या है? ओवेरियन फॉलिकल, अंडाशय पुट्टिकाएं, ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है, और ये जो अंडाशय पुट्टिकाएं हैं, ये अपन बहुत अच्छी तरह से पहले oogenesis के अंदर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? जो FSH है वो FSH जाएगा कहाँ पर? LH एंड FSH दोनों ही जाते हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो इसको भी आप ऐड कर सकते हो इसके साथ में। तो LH एंड FSH जो है वो अंडाशय के पास जाएंगे, और अंडाशय के अंदर जो ये छोटी छोटी सी संरचनाएं पड़ी है, जिसे हम कह रहे हैं ओवेरियन फॉलिकल, या फिर क्या कहते हैं इनको? अंडाशय पुट्टिकाएं कहते हैं। इन अंडाशय पुट्टिकाओं के अंदर होता क्या है आपको पता है? इनके अंदर क्या पड़ा होता है? एक छोटा सा एग पड़ा होता है। ठीक है, अंडाशय पुट्टिकाओं के अंदर क्या पड़ा होता है? एग पड़ा होता है, अंडाणु पड़ा होता है, अविकसित अंडाणु होता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेती हूँ, अविकसित अंडाणु इसके अंदर होता है, अविकसित अंडाणु। तो यहाँ पर ये करेगी क्या? देखो नाम से पता चल रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी ये फॉलिकल के ऊपर जाकर उसको स्टिमुलेट करेगी, उद्दीपित करेगी। या फिर इसका काम आप आसानी से समझ सकते हो कि ये जो छोटी छोटी सी फॉलिकल्स हैं उनको ये डेवलप करवाएगी। छोटी छोटी सी जो फॉलिकल्स पड़ी होगी उनको क्या करवाएगी? डेवलप करवाएगी। अब आप ये पहले पिछली क्लास में पढ़ चुके हो कि सबसे पहले जो फॉलिकल बनती है, जिसे अपन प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी बनती है, यानी कि प्राथमिक पुट्टक से द्वितीयक पुट्टक बनता है, द्वितीयक से तृतीयक पुट्टक बनता है, और तृतीयक से क्या बनता है? ग्राफियन पुट्टक बनता है। और ग्राफियन पुट्टक के फटने के बाद में अंदर जो अंडाणु पड़ा रहता है वो बाहर निकलता है, जिसे सेकेंडरी oocyte के रूप में अपन जानते हैं। ये चीज़ें आप पढ़ चुके हो, इसीलिए मैंने बोला था कि आपको याद होना चाहिए कि पहले वाली क्लास के अंदर अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ रखी है। तो अपन ने क्या चीज़ें पढ़ी थी? सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल बनता है, प्राइमरी फॉलिकल के बाद में क्या बनता है? अच्छा, प्राइमरी फॉलिकल भी याद होना चाहिए। प्राइमरी फॉलिकल कौन सा था? जिसके अंदर एक तो प्राइमरी oocyte था और बाहर ग्रेनुलोसा की कोशिकाएं पड़ी थी, उसे प्राइमरी फॉलिकल कहा था। उसके बाद में बनता है सेकेंडरी फॉलिकल, एंड सेकेंडरी से टर्शरी, एंड टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल बनता है, जिसे परिपक्व पुट्टक भी कहते हैं। और ग्राफियन फॉलिकल के फटने के बाद में उसमें से अंडाणु जो है वो बाहर निकलता है, और इसी क्रिया को हमने अंडोत्सर्ग की क्रिया कही थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जा रहे हैं अंडाशय के पास में FSH एंड LH हार्मोन, तो यहाँ पर ये FSH एंड LH हार्मोन इसको स्टिमुलेट करेंगे, यानी कि इनकी वृद्धि करवाएंगे। प्राथमिक से द्वितीयक पुट्टक, द्वितीयक पुट्टक से तृतीयक, और तृतीयक से क्या बनाएंगे? ग्राफियन फॉलिकल बनाएंगे। क्लियर है? और अब जब ये यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर अंडाणु का निर्माण होगा, अंडाणु बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अंडाणु यहाँ से, इसके अंदर अंडाणु बना, फिर अंडाणु बाहर निकला, और अंडाणु को कैच करने के लिए यहाँ पर जो है कौन होता है? फिम्बरी वगैरह, ये ऐसी संरचना होती है। तो ये अंडाणु कहाँ चला जाएगा? फिर इसके अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाएगा। ये अपन ने पढ़ चुके हैं, हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अब क्या होता है
कि जब यहाँ पर ये अंडाशय पुट्टिकाएं जो है यानी ओवेरियन फॉलिकल, जो प्राथमिक पुट्टक, द्वितीयक पुट्टक, तृतीयक और ग्राफियन पुट्टक, इन सभी को मिलाकर हम ओवेरियन फॉलिकल कह रहे हैं। तो यहाँ से ये क्या करेगी, ये खुद भी, अब देखना क्या हुआ, सबसे पहले वापस समझना इस चीज़ को ध्यान से। हाइपोथैलेमस ने क्या निकाला, GnRH हार्मोन निकाला। GnRH जो है पीयूष ग्रंथि के पास गया, पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन निकले, LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों ही कहाँ जाते हैं, अंडाशय के पास। अंडाशय के अंदर जो फॉलिकल्स पड़ी हैं उनको ग्रोथ करवाते हैं, उनका डेवलपमेंट करवाते हैं। अब जब इनकी ग्रोथ हो रही होगी तब यहाँ से ये जो फॉलिकल्स होगी ये बहुत सारी मात्रा में और भी हार्मोन निकालेगी, उसका नाम है एस्ट्रोजन। एक हार्मोन का नाम होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। 2 हार्मोन रिलीज करेगी, एक तो है एस्ट्रोजन एंड एक है प्रोजेस्टेरोन। ये फीमेल के हार्मोन्स होते हैं, जैसे मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन बना था, ठीक है, तो फीमेल के अंदर 2 हार्मोन होते हैं, कौन कौन से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि फीमेल के अंदर जो लैंगिक हार्मोन होता है वो कौन कौन से होते हैं, तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एंड मेल के अंदर कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। तो ये अच्छा, यहाँ पर और भी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे मेल के अंदर जो हार्मोन बनते हैं उनको हम एंड्रोजन कहते हैं, एंड्रोजन, और यहाँ पर है एस्ट्रोजन। वो एंड्रोजन है, ये एस्ट्रोजन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा, अब और क्या चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, देखो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन यहाँ से रिलीज हो गए, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या LH हार्मोन है, जो कि कहाँ गए थे, इन अंडाशय के पास में गए थे। तो यहाँ पर तो आपको पता है बहुत सारे फॉलिकल्स पड़े होंगे, बहुत सारे फॉलिकल्स पड़े होंगे। तो कितने होते हैं अराउंड, आपको याद होना चाहिए कि जब एक फीमेल प्यूबर्टी में आ जाती है वहाँ तक जो फॉलिकल्स होती है वो कितनी होती है, 60 से 80 हज़ार, 60 से 80 हज़ार होती है। तो अब यहाँ पर इतनी सारी फॉलिकल्स हैं, 60 से 80 हज़ार है, तो सभी को जाकर तो FSH और LH उसको स्टिमुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि सभी को करेंगे तो क्या इतने अंडाणु बनेंगे क्या, नहीं। तो फिर क्या होता है कि ये केवल और केवल 10-12 जो भी फॉलिकल्स पड़ी होती है उनको जाकर स्टिमुलेट करते हैं, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि हर मंथली 1 महीने से 1 अंडाणु रिलीज होगा, दूसरे जो अंडाशय है उससे अंडाणु रिलीज होगा, यानी आपको 1 महीने में केवल 1 अंडाशय से 1 अंडाणु आपको बनाना है। तो फिर ये क्या करता है कि जब ये इसके पास जाते हैं तो कुछ ही फॉलिकल्स, जैसे कि 5 से 10 फॉलिकल्स होती है, उनको ये ग्रोथ करवाता है, क्योंकि 5 से 10 करवाना जरूरी है। मान लो कोई फॉलिकल है, आपने एक ही फॉलिकल, मान लो FSH गया और एक ही फॉलिकल की ग्रोथ करवाई, एक ही पुट्टिका की ग्रोथ करवाई, और वही पुट्टिका आगे चलते चलते खराब हो गई, तृतीयक पुट्टिका बनते बनते खराब हो गई, द्वितीयक पुट्टिका बनते बनते खराब हो गई, तो फिर तो इसलिए ये पहले 5-10 फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, ये इसको वृद्धि करवाता है, उसमें से बाकी सारी खराब हो जाती है धीरे धीरे, और केवल एक फॉलिकल से 1 अंडाणु का निर्माण होता है। जब ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगी तो एक फॉलिकल से 1 अंडाणु का निर्माण होगा, ठीक है। अब क्या होता है उसके बाद में, अच्छा ये फॉलिकल से अंडाणु बन गए, अंडाशय पुट्टिकाएं यानी कि ओवेरियन फॉलिकल से जो है धीरे धीरे जब इनका डेवलपमेंट होगा तो यहाँ से 2 हार्मोन बनेंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी बहुत काम के हैं, बहुत सारे काम हैं इनके। क्या क्या काम है, ये सबसे पहले बाहर निकलेंगे और यहाँ से ये कहाँ चले जाएंगे, ब्लड वेसल्स के अंदर चले जाएंगे, दोनों के दोनों कहाँ चले जाएंगे, ब्लड वेसल्स के अंदर चले जाएंगे, और ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है वो कहाँ चले जाएंगे, फीमेल की पूरे ब्लड के अंदर ये फैल जाएंगे, और यहाँ से भी ये इस यूटेरस के अंदर भी जाएंगे, यूटेरस के अंदर भी जाएंगे, ठीक है। और इनका काम क्या है, तो देखो जब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर जाएंगे, फीमेल की बॉडी के अंदर घूमेंगे, तो आपको पता है कि किशोरावस्था आते ही बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, किसके अंदर, फीमेल के अंदर। क्या क्या चेंजेस आने लगते हैं, एक तो इसकी क्या बढ़ जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी, फीमेल की क्या बढ़ेगी, एक तो हाइट बढ़ जाएगी। दूसरा चेंजेस, यहाँ से जो हिप्स होंगे उनकी जो चौड़ाई होगी वो भी बढ़ जाएगी,
ठीक है। पेल्विक गर्डल अगर आपने पढ़ा है तो जो हमारे गर्डल होते हैं दो होते हैं, पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल। तो पेल्विक गर्डल की यहाँ से चौड़ाई बढ़ जाएगी बिकॉज बेबी के बर्थ के समय में वहाँ पर जो चौड़ाई है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। खैर ये अपना दूसरे कंकाल तंत्र का टॉपिक है। तो यहाँ से इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। क्या होगा? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा बिकॉज एक फीमेल जब 13 इयर्स की हो जाती है, प्यूबर्टी आ जाती है, एंड अगर वो एग रिलीज कर रही है, इसका मतलब है कि अब वो फीमेल जो है वो मदर बन सकती है, माँ बन सकती है। तो माँ बनने के लिए अब उसके स्तनों का विकास होना जरूरी है, क्योंकि बेबी को क्या पिलाना पड़ेगा? दूध पिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्तनों का विकास भी हो जाएगा, इसके अंदर स्तन का विकास हो जाएगा। आवाज़ का पतली होना, लंबाई बढ़ना, हिप्स चौड़े होना एंड ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। तो ये सारे के सारे काम कौन करवा रहा है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन करवा रहा है। प्लस इसके साथ ही एस्ट्रोजन का और भी काम है, वो हम आगे पढ़ेंगे जब इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे कि आर्तव चक्र कैसे होता है, क्या क्या इसके अंदर साइक्लिक चेंजेस आ रहे हैं, वो जब पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये करता क्या है, एस्ट्रोजन और क्या करता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं पड़ा इसमें। हाइपोथैलेमस जब किशोरावस्था आती है 12 से 13 वर्ष की उम्र में, तो हाइपोथैलेमस GnRH हार्मोन को रिलीज करता है। ये हार्मोन जो है वो कहाँ जाता है? पीयूष ग्रंथि के पास। पीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन निकलेंगे, LH एंड FSH। एंड LH एंड FSH जो होते हैं, नाम भी पूरा याद रखना है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये कहाँ जाएंगे? ये अपने जाएंगे अंडाशय के पास। अंडाशय के अंदर बहुत छोटी छोटी सी फॉलिकल्स पड़ी हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? ओवेरियन फॉलिकल या अंडाशय पुट्टिकाएं कहते हैं। और अंडाशय पुट्टिकाएं जो होती है वो कितनी संख्या में होती है? 60 से 80 हज़ार की संख्या में होती है। बट ये सभी को जाकर स्टिमुलेट नहीं करेंगे, नाम से पता चल रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला। बट ये सभी को जाकर स्टिमुलेट नहीं करेंगे। ये 10 से 12 जो एक ओवेरी है उसके 10 से 12 फॉलिकल को स्टिमुलेट करेंगे, यानी उसकी वृद्धि करवाएंगे। प्राथमिक से द्वितीयक पुट्टक, द्वितीयक से तृतीयक पुट्टक, तृतीयक से ग्राफियन पुट्टक बनाएंगे। फिर जब इनका विकास हो रहा होगा तब यहाँ से ये जो पुट्टक है वो कुछ हार्मोन निकालेंगे जिनका नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। बहुत काम के हार्मोन हैं। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है वो रक्त वाहिनियों के द्वारा होते हुए शरीर के अंदर सभी भागों में चले जाएंगे। और ये कहाँ जाएंगे? ये ओवेरी के अंदर भी ये जो है यूटेरस के अंदर भी जाते हैं, एंड यूटेरस के अंदर भी ये कुछ चेंज करते हैं। यूटेरस यानी गर्भाशय के अंदर भी ये कुछ चेंजेस लाते हैं। क्या लाते हैं वो मैं आगे बताऊंगी। इसके अलावा ये जो है एक फीमेल की हाइट बढ़ाने में सहायता करेंगे। ये ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में सहायता करेंगे, स्तनों के विकास में सहायता करेंगे, ठीक है। ये हिप्स की चौड़ाई बढ़ाएंगे, आवाज़ का पतली होना, यानी कि जो भी द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं एक फीमेल के अंदर वो सभी का विकास कौन करवाएंगे? यही करवाएंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है यहाँ तक? एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे बात करते हैं नेक्स्ट। क्लियर है? साथ के साथ नोट्स बनाते जाना है आपको, शॉर्टकट नोट्स भी बनाने हैं ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे जो आप रिवाइज करो उसमें हेल्प हो सके, है ना। चलो अब देखो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले जो हमारी ग्रंथि है फीमेल के अंदर, फीमेल में मेल में तो सभी में होती है, हाइपोथैलेमस थी, है ना। अब इसको थोड़ा और ध्यान से पढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस थी, हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन रिलीज किया, कौन सा? GnRH हार्मोन रिलीज किया। ये जो है वो कहाँ गया? पीयूष यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गया। हाइपोथैलेमस को तो हाइपोथैलेमस ही बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। इसमें दो हार्मोन रिलीज किए इसने, LH एंड FSH। ये कहाँ गए? ओवेरी के पास में गए, और ओवेरी के अंदर जो फॉलिकल्स पड़ी थी उनको स्टिमुलेट किया। यहाँ से ओवेरी के अंदर जो फॉलिकल्स थी, फॉलिकल्स से दो हार्मोन निकले, एस्ट्रोजन, हिंदी में लिख लूँ, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन।
ठीक है। और ये कहाँ जाएंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है, आपने यूटेरस की अगर संरचना पढ़ी हो तो ये कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर ये अंडाशय होते हैं और आप ये जानते हो कि ये क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है। ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, देखो सबसे जो बाहरी परत होती है उसको हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं, ये वाली पेरीमेट्रियम हो गई। ठीक है। इसके अंदर वाली जो होती है ये वाली संरचना, इसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है। और सबसे अंदर की ओर जो इसकी भित्ति होती है ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, मैंने गलत बोला था यहाँ पे। सबसे बाहर की ओर कौन होती है, पेरीमेट्रियम, अंदर की ओर मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम जो होती है वो रेड कलर की होती है ना। तो ये वाली जो है सबसे बाहर की ओर, ये कौन सी हो गई, पेरीमेट्रियम। बीच वाली मायोमेट्रियम, एंड जो अंदर वाली होती है सबसे अंदर की ओर, इसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। तो मैं यहाँ पर ये सब चीज़ें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है वो कहाँ जाएंगे, एंडोमेट्रियम के पास जाएंगे और एंडोमेट्रियम को हिट करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आगे बताऊंगी, क्योंकि जो हमने पढ़ा है कि जो ऋतुस्राव या रज चक्र, जो भी हम जिसे भी मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र जो भी नाम दिए हैं, उनके अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग जो है यहाँ से वेजाइना के थ्रू जो है वो ब्लीडिंग जो है वो बाहर निकलती है। ठीक है। बट वो ब्लीडिंग हो किसकी रही है, इस एंडोमेट्रियम के टूटने से हो रही है। ये एंडोमेट्रियम टूटती है, यहाँ से ये एंडोमेट्रियम क्या होती है, टूटती है, और टूट कर जो है वो वेजाइना के थ्रू बाहर निकलती है। ठीक है। तो यहाँ पर आर्तव चक्र में मुख्यतः क्रिया, एक तो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोन का स्तर घटता है बढ़ता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र में होता क्या है, अभी ध्यान से सुन लो। एक तो हार्मोन जो होते हैं वो उनका स्तर घटता है बढ़ता है, घटता है बढ़ता है। कब घटता है कब बढ़ता है वो आगे बात करेंगे। दूसरी चीज सबसे मेन कि ये जो अंदर वाली जो भित्ति होती है जिसे अपन एंडोमेट्रियम कहते हैं, इसके स्तर में भी बदलाव आता है, इसका स्तर भी चेंज होता है। जब मैंने आपको इसकी स्ट्रक्चर पढ़ाई थी तो उस टाइम भी मैंने बोला था कि जो एंडोमेट्रियम होती है वो ऋतुस्राव के समय में इसके अंदर भी चेंजेस आते हैं। ये घटती है बढ़ती है, टूटती है वापस बनती है, टूटती है वापस बनती है। कब टूटती है कब वापस बनती है वो हम इस चार्ट के द्वारा आगे हम समझ लेंगे। ठीक है। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जाएंगे कहाँ पर, एंडोमेट्रियम के पास में जाएंगे और इसको ये हिट करेंगे, तोड़ेंगे या बनाएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है। तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे कहेंगे, अगर आपको परिभाषा लिखनी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आप किसे कह सकते हो, ये परिभाषा छोड़ो, आपको तो समझना है, तो आप किसे कहोगे कि एक तो इनमें देखो हार्मोन्स का रोल है बहुत ज़्यादा। देखो LH, FSH एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, यानी कुल मिला के इसमें अगर हम देखें तो क्या हमें दिखेगा कि एस्ट्रोजन जैसे ये हार्मोन है तो हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है। हार्मोन्स जो है उनका लेवल जो होता है वो घटता है बढ़ता है। दूसरी चीज हमने क्या देखी, जो एंडोमेट्रियम है वो टूटती है और वापस बनती है, यानी एंडोमेट्रियम के स्तर में चेंजेस आते हैं। तो यही सब जो है वो हर मंथली होता है और इसी को हम क्या नाम देते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र। इसको बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे चार्ट के द्वारा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। हो गया, चलो। अब देखो कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसकी शुरुआत कब होती है, प्रथम रजो या प्रथम ऋतुस्राव कह सकते हैं, जब फर्स्ट ब्लीडिंग होती है, यानी कि पहली बार जब रक्तस्राव होता है एक फीमेल के अंदर, पहली बार कब होता है, 12 से 13 वर्ष की उम्र में। 12 से 13 वर्ष की उम्र में प्यूबर्टी आएगी, जब पहली बार जब फीमेल के अंदर ब्लीडिंग होगी, इसे हम प्रथम ऋतुस्राव कहेंगे। और ये कब होता है, 12 से 13 वर्ष की उम्र में। और इसे हम कहते क्या हैं,
इसका नाम क्या है? जब पहली बार ऋतुस्राव होगा फीमेल के अंदर तो उसे नाम क्या दिया जाएगा? रजो दर्शन। क्या नाम दिया जाएगा? रजो दर्शन। ठीक है। और इंग्लिश में अगर आप बोलो इसे तो इसे हम कहते हैं मेनार्क। क्या बोलते हैं? मेनार्क। प्रथम बार, फर्स्ट बार जब ब्लीडिंग होगी एक फीमेल के अंदर, जब ये चक्र जो है आर्तव चक्र की शुरुआत होगी फर्स्ट टाइम पे, तो प्रथम ऋतुस्राव को यानी फर्स्ट बार जब ब्लीडिंग होगी कब होगी? 12 से 13 वर्ष की उम्र में, और इसे हम क्या कहेंगे? रजो दर्शन या मेनार्क। ठीक है। अब ये होता कितने दिन तक है? फर्स्ट बार जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो प्रथम बार जो ऋतुस्राव होता है, ब्लीडिंग होती है, ये होती है 3 से 5 दिन के बीच में, 3 से 5 दिन तक होती है। ठीक है। और ये पूरा साइकिल जो होता है, साइकिल यानी चक्र, यानी कि फिर से ऋतुस्राव होने में जो समय लगता है 1 महीने में एक बार होता है, तो 28 दिन के अंदर अंदर या 28 से 30 दिन के अंदर अंदर फिर से ये साइकिल दोहराया जाता है। 28 से 30 दिन के बाद में फिर से वापस ऋतुस्राव होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं फर्स्ट बार जब ब्लीडिंग हुई एक लड़की के अंदर, तो उसे हमने क्या नाम दिया? रजो दर्शन या मेनार्क। और ये जो ब्लीडिंग हुई ये कितने दिन तक रहती है? 3 से 5 दिन तक। क्लियर है? अच्छा, इन्हीं की इसी साइकिल की वजह से ही एक फीमेल जो होती है वो एक बेबी को बर्थ कर पाती है, यानी कि एक बेबी को जन्म दे पाती है। बट मैंने आपको पहले भी बताया था कि फीमेल के अंदर, फीमेल जो होगी, मादा जो होगी, वो जिंदगी भर कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। जिंदगी भर उसके अंदर अंडाणु का निर्माण नहीं होगा। ये जो आर्तव चक्र है, इसको जब आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे तब आप इसमें बहुत सारी चीज़ें देखोगे कि इसी आर्तव चक्र की वजह से ही एक अंडाणु का निर्माण होता है। जो एंडोमेट्रियम होती है वो टूटती है, फिर से बनती है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो यही सब चीज़ें आप पढ़ने वाले हो। तो आपको मैंने पहले भी बताया था अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया में कि फीमेल के अंदर जो अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया होती है वो ज़िंदगी भर नहीं चलती है। वो केवल और केवल कुछ वर्षों तक, यानी कि 50 वर्ष की उम्र तक, 49 से 50 वर्ष या 48 से 50 वर्ष की उम्र तक ही उसके अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। और जब तक अंडाणु का निर्माण होगा आर्तव चक्र चलेगा। तो आर्तव चक्र जो होता है वो बंद कब होता है? 48 से 50 वर्ष की उम्र में बंद हो जाता है। जबकि मेल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। मेल जो होते हैं यानी कि नर जो होते हैं उनके अंदर जिंदगी भर शुक्राणु का निर्माण करने की क्षमता होती है। एक 80 से 90 साल का व्यक्ति भी शुक्राणु का निर्माण कर सकता है, यानी उसमें उस समय तक भी पिता बनने की क्षमता होती है। ठीक है। तो अब अगर फीमेल की बात करें तो जो रज चक्र या ऋतुस्राव जो बंद होगा, है ना, स्टॉप हो जाएगा, जो बंद होता है वो कब होता है? 48 से 50 वर्ष की उम्र में। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? रजो निवृत्ति। रजो निवृत्ति। एंड इंग्लिश में बोले तो इसको कहेंगे मेनोपोज। रजो निवृत्ति या मेनोपोज। ठीक है। और बंद कब होता है? ये 48 से 50 वर्ष की उम्र में ये समाप्त हो जाता है। अच्छा, फीमेल्स के अंदर अलग अलग, 48 कोई 48 वर्ष की उम्र में, कोई 50 वर्ष की उम्र में। बट एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल फीमेल की जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आजकल ऐसा होता है कि कुछ खान पान की वजह से, है ना, हार्मोनल जो है उसकी कंडीशन सही नहीं है, बहुत ज़्यादा वो जो फीमेल है वो टेंशन में है, यानी कि चिंता में है, चिंता से ग्रसित है, उसका खान पान ठीक नहीं है, उसका वातावरण आसपास का ठीक नहीं है, तो ये जो मेनोपॉज है या ऋतुस्राव है वो पहले भी बंद हो सकता है, यानी अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया पहले भी बंद हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर जो है वो सलाह देते हैं कि अगर आपको एक फीमेल को बेबी बर्थ करवाना है, बच्चे को जन्म देना है, तो वो अराउंड 30 से 35 वर्ष की उम्र तक कर ले, क्योंकि बाद का कोई भरोसा नहीं है कि बाद में ये जो अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया है वो बंद भी हो सकती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका आसपास का वातावरण कैसा है। फीमेल्स के लिए ध्यान रखें ये चीज़ कि आपका खान पान कैसा है। अगर आप खाने में कोई ऐसी गंदी चीज़ों का मतलब जिसमें पोषक पदार्थ नहीं हो, जो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो, अगर आप ऐसी चीज़ें खा रहे हो, ठीक है, खान पान आपका सही नहीं है, या फिर आप कुछ ऐसे वातावरण में रह रहे हो जहाँ का वातावरण सही नहीं है, तो वो भी बॉडी पे इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, वो भी आपके हार्मोनल चेंजेस को खराब कर सकता है। ठीक है, आप अगर चिंता से ग्रसित हैं तो भी ये इस पूरे चक्र को खराब कर सकता है।
यानी कि ये चक्र उनमें आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, एक एक नंबर के अंदर बोर्ड में पूछा जाता है कि प्रथम ऋतुस्राव को क्या कहा जाता है और अंतिम ऋतुस्राव या ऋतुस्राव जब बंद हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। प्रथम ऋतुस्राव को रजोदर्शन या मेनार्क कहते हैं, अंतिम ऋतुस्राव को रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज कहते हैं। देखो दर्शन पहली बार दर्शन हुए ना तो रजोदर्शन हो गया, और निवृत्ति यानी कि छुटकारा हो गया तो रजोनिवृत्ति हो गया। रजोदर्शन की शुरुआत जो होती है वो कब होती है, 12 से 13 वर्ष की उम्र में, और ख़त्म कब होता है, ये 18 से 50 वर्ष की उम्र में। क्लियर है। ये कितने दिन तक चलता है, जो ब्लीडिंग होती है फीमेल्स के अंदर वो कितने दिन तक चलती है, अराउंड 3 से 5 दिन तक। हाँ, कुछ के अंदर ज़्यादा भी हो सकता है, ये 6 to 7 डेज़ का भी हो सकता है। ठीक है, वो अलग अलग फीमेल्स के अंदर होता है, बट अपने को याद रखना 3 से 5 दिन तक के लिए। ये जो पूरा आर्तव चक्र होता है ये कितने दिनों में, यानी मंथली कितने दिनों के बाद में रिपीट किया जाता है, 28 से 30 दिन के बाद में। क्लियर है। एक बार और छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर इसको हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल से, किसके द्वारा, चार्ट के द्वारा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम इसको एक चार्ट के द्वारा समझेंगे, और ये चार्ट जो है आपकी बुक के अंदर बना रखा है, एनसीईआरटी के अंदर। हो आपके पास तो साथ में लेके बैठो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, है ना। चलो ठीक है, अब हमें क्या देखना है, ठीक है मैं यहाँ ऊपर लिख लूँगी इसको। सबसे पहले हम देखते हैं, कहाँ तक दिख जाएगा आपको, यहाँ लिख लेती हूँ। गर्भाशयी जो एंडोमेट्रियम है, गर्भाशयी जो एंडोमेट्रियम है वो उसकी स्थिति क्या है। अच्छा, सबसे पहले हमें जो इस चक्र का, इसको फेज का नाम देना है वो कौन सा है, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन यहाँ पर हम लिख लेते हैं मेंस्ट्रुएशन या ऋतुस्राव। सबसे पहला फेज आएगा अपने पास ऋतुस्राव, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन सबसे फर्स्ट फेज। और मेंस्ट्रुएशन के अंदर हो क्या रहा है कि मान लो कि एक फीमेल है, उस फीमेल के अंदर जैसे मान लीजिए आज की डेट लगा देते हैं, आज की डेट जो भी है उसके अंदर आज मान लो कि उसका जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो आज उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, यानी कि गर्भाशय एंडोमेट्रियम। अच्छा, एक चीज़ और मैंने अभी भी आपको बताया, जो एंडोमेट्रियम होती है वो टूटती है, और टूटने की वजह से ही जो है वो ब्लीडिंग होती है। ठीक है, एंडोमेट्रियम टूटती है और उसी की वजह से ब्लीडिंग होती है। तो यहाँ पर हम गर्भाशय एंडोमेट्रियम को देखेंगे तो गर्भाशय एंडोमेट्रियम जो है वो टूटेगी। ठीक है, वो टूटेगी एंड वेजाइना के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाएगी। वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग जो है, ब्लड जो है वो वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, गर्भाशय एंडोमेट्रियम क्या हो रही है, टूट रही है। सबसे पहले गर्भाशय एंडोमेट्रियम टूटेगी। अच्छा, ये ऋतुस्राव जो है ना, ये होता कितने दिन के लिए है, 3 से 5 दिन के लिए। मैंने अभी भी पहले भी बताया था आपको, 3 से 5 दिन के लिए होता है। तो 3 से 5 दिन तक एंडोमेट्रियम जो है वो टूट रही है और वो शरीर से बाहर निकल रही है, शरीर से बाहर निकल रही है। अब इसमें मैंने कहा था कि हार्मोनल चेंजेस जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। हार्मोनल चेंजेस होने को और एंडोमेट्रियम को टूटने को, वापस एंडोमेट्रियम बनने को, ये सभी को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं आर्तव चक्र। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये टूटेगी तो हमें और क्या क्या चीज़ें देखनी है। एक तो हमें जो हमारी पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकल रहे हैं FSH, और एक LH हार्मोन निकल रहा है, FSH एंड LH हार्मोन निकल रहा है। दोनों ही कौन से हार्मोन है, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन है FSH एंड LH। ठीक है, इन हार्मोन्स का स्तर क्या है, ये कब घट रहे हैं कब बढ़ रहे हैं, ये देखना है। ठीक है,
दूसरा चीज़ हमें क्या देखनी है, ये जो FSH एंड LH हार्मोन है ये किस पे इफेक्ट डालेंगे, मैंने पहले भी बताया था डायग्राम के थ्रू। FSH एंड LH हार्मोन कहाँ जाते हैं, ओवेरियन फॉलिकल के पास में जाते हैं, अंडाशय पुट्टिकाओं के पास में जाते हैं। तो यहाँ पर हमें दूसरी कंडीशन देखनी है कि अंडाशय पुट्टिकाएं जो होती हैं उनका क्या स्तर होता है या वो कैसे घटती बढ़ती है। अंडाशय पुट्टिकाएं, इनका स्तर क्या रहता है, यानी कि ये कब बड़ी होती है, कब छोटी होती है, कैसे कैसे डेवलप करती है, ये देखना है। अंडाशय पुट्टिकाओं से 2 हार्मोन निकलते हैं, कौन कौन से बताइए, अभी पढ़ा था। एक तो निकलेगा एस्ट्रोजन, एंड एक निकलेगा प्रोजेस्टेरोन। एक तो निकलेगा एस्ट्रोजन एंड एक निकलेगा प्रोजेस्टेरोन। अरे ये दोनों ही हार्मोन कहाँ जाएंगे, गर्भाशय एंडोमेट्रियम के पास जाएंगे और वहाँ पर इसको तोड़ने का, बनाने का जो भी काम है वो करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको क्या हुआ। देखो ऋतुस्राव फर्स्ट जो फेज है हमारा, ऐसे ही फेज बनाने हमें आगे। पहला है ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुएशन, कितने दिनों तक चलता है, 3 से 5 दिन तक चलता है। इसमें क्या होता है, 3 से 5 दिन तक जो है मादा के अंदर ब्लीडिंग होती है, यानी ब्लड जो है वो शरीर से बाहर निकलता है। एंडोमेट्रियम टूटती है और एंडोमेट्रियम टूट कर वेजाइना के थ्रू बाहर निकलती है। तो एंडोमेट्रियम जब टूटेगी तो ब्लीडिंग होगी, यहाँ पे ब्लड बाहर निकलेगा। ठीक है, अब हमें हार्मोनल चेंजेस देखने हैं कि इस समय हार्मोन कितने घटते हैं या बढ़ते हैं, इनका स्तर क्या रहता है। तो सबसे पहले हम हार्मोन देखते हैं, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन, और कौन कौन से हैं, FSH हार्मोन एंड LH हार्मोन। ठीक है, ये दोनों ही हार्मोन कहाँ जाते हैं, अंडाशय पुट्टिकाओं के पास, ओवेरियन फॉलिकल के पास। अंडाशय पुट्टिकाओं, क्योंकि मैंने बता दिया है डायग्राम के थ्रू पहले ही, अंडाशय पुट्टिकाओं के पास जाएंगे, उसके अंदर छोटी छोटी सी फॉलिकल्स पड़ी हैं, है ना, जिसे हम ओवेरियन, जो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर छोटी छोटी सी फॉलिकल पड़ी है जिसे हम अंडाशय पुट्टिकाएं कहेंगे, उनकी ये ग्रोथ करवाएंगे। एंड ग्रोथ करवाएंगे तब उनसे 2 हार्मोन निकलेंगे, एक तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो इसका लेवल भी हमें देखना है कि कब एस्ट्रोजन बढ़ता है और कब एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन जो है उसकी संख्या में कमी आती है या उसके स्तर में कमी आती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब ये एंडोमेट्रियम टूट रही है तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का जो आपको स्तर है वो क्या करना है, बढ़ाना है। यहाँ से एस्ट्रोजन FSH एंड LH, सॉरी माय मिस्टेक, FSH एंड LH का स्तर जो है आपको क्या करना है, बढ़ाना है। अलग पेन से बना लेती हूँ मैं, ये हमारा LH, FSH एंड LH का जो स्तर है वो आपको बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप कि जो आपके पास में अंडाशय पुट्टिकाएं हैं, सबसे पहले ये छोटी सी अंडाशय पुट्टिका है, इसको हम नाम क्या देंगे, प्राइमरी फॉलिकल या प्राथमिक पुट्टिका। मैं छोटा छोटा लिखूंगी थोड़ा, अपने जगह नहीं है इतनी। प्राथमिक पुट्टिका या ओवेरियन फॉलिकल, जिसके अंदर एक छोटा सा एग डेवलप हो रहा है प्राथमिक oocyte के रूप में या प्राथमिक अंडक के रूप में। ठीक है, तो अब होता क्या है कि ये जो LH एंड FSH हैं, सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले FSH जाएगा इसके ऊपर, सबसे पहले, नाम से पता चल रहा फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला। तो सबसे पहले हार्मोन कौन सा जाएगा, FSH जाएगा। कहाँ पर जाएगा, प्राथमिक पुट्टिका के पास, और इसको कहेगा बड़ी हो जा, बड़ी हो जा। तो ये थोड़ी थोड़ी क्या करेगी, ग्रोथ करने लगेगी। ठीक है, ध्यान रखना कि सबसे पहले जो प्राथमिक पुट्टिका होती है उसके पास कौन जाता है, FSH जाता है। उसके बाद में जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो LH जाता है, और उसके बाद में दोनों ही मिलकर उसकी ग्रोथ करवाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले कौन चला गया, प्राथमिक पुट्टिका के पास में FSH चला गया। ये जो प्राथमिक पुट्टिका है ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, 1 मिनट, मैं इसको इतना भी ज़्यादा छोटा नहीं लिख सकती क्योंकि अपने को अगले फेज में बनाना पड़ेगा। ये देखो, ये रही मान लीजिए प्राथमिक पुट्टिका, इसको हमने नाम दे दिया प्राइमरी। चलो पहले हिंदी में लिख लेती हूँ, और ज़्यादा ही नीचे हो गया है ये, ज़्यादा ही नीचे हो गया है। मैं कुछ थोड़ा सा ऊपर बनाना चाहती हूँ इसको, क्योंकि हमारे को एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का भी लेवल बताना है। ये रहा।
मुझे लग रहा है कि ये भी कुछ ज़्यादा ही नीचे है। हाँ, तो अब मैं यहाँ पर इसको नाम क्या दे देती हूँ, प्राथमिक पुट्टिका। ये प्राथमिक पुट्टिका के ऊपर कौन गया, FSH गया। देखो FSH का लेवल बढ़ रहा है। अब क्यों बढ़ता है, इसका रीजन है मैं बताऊंगी। तो ये कहाँ गया, प्राथमिक पुट्टिका के पास, प्राइमरी फॉलिकल के पास, और प्राइमरी फॉलिकल को जाके इसने बोला कि तू थोड़ी सी बड़ी हो जा। तो ये थोड़ी सी आकार में बड़ी हो जाएगी, थोड़ी सी आकार में बड़ी हो जाएगी, बट इसको अभी आप सेकेंडरी फॉलिकल या द्वितीयक पुट्टिका नहीं बोलोगे। द्वितीयक पुट्टिका का निर्माण आगे वाले फेज में होगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगी, प्राथमिक पुट्टिका जो है वो हल्की सी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, जब ये बड़ी हो जाएगी तो देखो इसका स्तर बढ़ता जा रहा है, इनका स्तर बढ़ रहा है, LH एंड FSH का स्तर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इनका स्तर बढ़ रहा है, बढ़ा लो, बढ़ा लो। ठीक है, तो अब ये धीरे धीरे क्या करेंगे दोनों ही। अब देखो ये तो छोटे से बड़ी हो गई, अब इसके बाद में ये और ज़्यादा बड़ी होगी, और ज़्यादा बड़ी होगी, और कितनी बड़ी होगी, ये जो बड़ी होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये क्या बना लेगी इस टाइम पे, अब ये प्राइमरी फॉलिकल थी, इस प्राथमिक पुट्टिका से अब किसका निर्माण हो जाएगा, द्वितीयक पुट्टिका का। किसका निर्माण हो जाएगा, द्वितीयक पुट्टिका का। एंड द्वितीयक पुट्टिका जो है आगे जाकर क्या बनाएगी, आगे जाकर ये क्या बनाएगी, तृतीयक पुट्टिका बनाएगी, तृतीयक पुट्टिका बनाएगी। ठीक है, और क्या करूं बच्चों, कलरिंग करनी पड़ती है वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, सब गचपच हो जाएगा। देखो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले प्राथमिक पुट्टिका थी, अंडाशय पुट्टिकाओं की बात करें तो प्राथमिक पुट्टिका थी, इस पर सबसे पहले FSH आया, FSH ने इस पर क्रिया की, एंड क्रिया करके इस प्राथमिक पुट्टिका को क्या कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने इसको बड़ा कर दिया, थोड़ा सा बड़ा हुआ, लेकिन यहाँ पर इसको द्वितीयक पुट्टिका नहीं बोलेंगे। अब फिर और FSH आया, और आया, इसके ऊपर आया, अब LH हार्मोन भी आने लग गया। ठीक है, LH एंड FSH दोनों ही हार्मोन आने लग गए। तो अब ये प्राथमिक पुट्टिका किस में बदल गई, द्वितीयक पुट्टिका के अंदर ये थोड़ी और बड़ी हो गई, फिर और भी हार्मोन आएंगे, यही वापस इसका स्तर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, तो इनका स्तर तो बढ़ता ही जा रहा है, बट अभी मैं यहाँ पर इसको शो नहीं कर सकती, तो यहाँ पर तो इसका स्तर बढ़ता ही जा रहा है। और बढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि इनको क्या करवानी है, इनकी ग्रोथ करवानी है। किसकी ग्रोथ करवानी है, इन पुट्टिकाओं की ग्रोथ करवानी है, तो इनका स्तर बढ़ता ही जा रहा है। तो इनका स्तर जब बढ़ेगा तो ये इनके ऊपर एक्ट करेंगे और इनका आकार बढ़ा देंगे। जब इनका आकार बढ़ेगा तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि ये जो द्वितीयक पुट्टिका एंड तृतीयक पुट्टिका जो कि आकार में बढ़ती जा रही है, अब इनसे एक हार्मोन निकलने लगेगा, कौन सा, एस्ट्रोजन। खूब सारा एस्ट्रोजन निकलेगा, खूब सारा एस्ट्रोजन निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एस्ट्रोजन को, खूब सारा एस्ट्रोजन को निकालेगी, जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी और भी बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन को निकालेगी, E4 एस्ट्रोजन, और भी बहुत सारा एस्ट्रोजन निकालेगी। यानी कि अब हमें यहाँ पर एस्ट्रोजन का, मैंने पहले भी बताया था कि जब ये डेवलप होती रहती है तो एस्ट्रोजन का स्तर जो है वो बढ़ता जाता है। मैं कारण बता दूंगी कि क्यों बढ़ रहा है, अब इससे होगा क्या। तो देखो एस्ट्रोजन खूब सारा निकल रहा है, इन पुट्टिकाओं से एस्ट्रोजन खूब सारा निकल रहा है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसका जो आकार होता है अंडाशय का, ये जो पुट्टिकाएं हैं, पुट्टिकाओं के अंदर जो इनका आकार होता है, कौन है ये, अनडेवलप एक जो है अंडाशय जो है, अंडाणु जो है, इनका आकार भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका आकार भी आपको बढ़ाना है, तो इसका आकार भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, बट ये द्वितीयक पुट्टिका तृतीयक पुट्टिका जो भी बन रही है, ये जो जैसे जैसे आकार में बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या निकालेगी, एस्ट्रोजन निकालेगी। यानी कि अपने को यहाँ पर एस्ट्रोजन का आकार भी क्या करना है, या एस्ट्रोजन का लेवल भी जो है वो बढ़ाना है। तो मैं एस्ट्रोजन जो है इस तरह से बना देती हूँ, ऐसे बढ़ता जा रहा है। आप जब अपनी कॉपी में उतारोगे ना
एस्ट्रोजन का जो आकार लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा लेवल इसका बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है। तो यहाँ तक आते आते देखो, क्योंकि ये तृतीयक पुट्टिका है, इतनी बड़ी पुट्टिका है, तो ये क्या करेगी, और ज़्यादा एस्ट्रोजन निकालेगी। तो एस्ट्रोजन का आकार जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने का कारण क्या है, यहाँ पर जब एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो देखो यहीं पर मैं एक डायग्राम बना देती हूँ। ये जो है, फिर से बना रही हूँ, गर्भाशय है, ठीक है, ये वेजाइना है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको पता ही है कि भाई मैं वापस नहीं बनाऊंगी, देखो ये अंदर वाली एंडोमेट्रियम, फिर बीच वाली मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली जो है सबसे बाहर की पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर की ओर जो है यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर क्या होती है, एंडोमेट्रियम। और आपको पता है कि एंडोमेट्रियम जो है ऋतुस्राव के समय में, मेंस्ट्रुएशन के समय के अंदर, फर्स्ट फेज के समय में, यानी कि 3 से 5 दिन के अंदर अंदर ये टूट गई थी ना। तो अब यहाँ पर जो एस्ट्रोजन निकल रहा है, बहुत सारा एस्ट्रोजन जो निकल रहा है, भाई 5 दिन से आगे चले गए अपन, देखो 5 दिन तक इस फेज के अंदर थे, अब आगे निकल गए हैं। तो यहाँ तक ये सारी एंडोमेट्रियम टूट गई थी, टूट के बाहर निकल गई, सारी तो नहीं टूटती बट जितनी भी टूटी थी वो सारी की सारी बाहर निकल गई है, ब्लड के रूप में बाहर निकल गई है। अब हम इस फेज के अंदर आ गए हैं, यहाँ पर देखो हम इस फेज के अंदर आ गए हैं। तो अब ये जो एस्ट्रोजन है, ये एस्ट्रोजन जाएगा कहाँ पर, जो ये जो टूटी थी ना, ये देखो ऐसे मैं टूटते हुए बना देती हूँ कि ये टूट के बाहर निकल गई थी। तो एस्ट्रोजन कहाँ पर जाएगा, इस एंडोमेट्रियम के अंदर जाएगा, और एंडोमेट्रियम को थोड़ा दिलासा देगा कि तू टूट गई है तो मैं तुझे वापस बना देता हूँ। तो जो एस्ट्रोजन होगा वो इस एंडोमेट्रियम को फिर से बनाएगा, फिर से क्या करेगा, इसको फिर से बनाएगा, इसके स्तर को बढ़ाएगा, इसके वापस आकार को बढ़ाएगा। यहाँ पर ये बहुत सारी जो है क्या करेगा, कोशिका विभाजन करेगा, और कोशिका विभाजन के द्वारा इस भित्ति का फिर से निर्माण करेगा, यानी एंडोमेट्रियम का ये फिर से निर्माण करेगा। तो एस्ट्रोजन का जैसे जैसे स्तर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम का स्तर भी बढ़ेगा, एंडोमेट्रियम फिर से बनने लगेगी। तो एस्ट्रोजन का काम समझ में आया। एस्ट्रोजन क्या करेगा, मैंने बताया था पहले भी कि एस्ट्रोजन कहाँ जाता है, एंडोमेट्रियम के अंदर जाता है, और एंडोमेट्रियम के पास जाकर ये इसका स्तर जो है वो वापस बनवाता है। तो यहाँ पर अपन कैसे बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हमें एंडोमेट्रियम जो है उसका स्तर भी हमें बढ़ाना है। तो आप ऐसे ऐसे करके थोड़ा इसको बढ़ा देना। तो ये है क्या, एंडोमेट्रियम है, ध्यान रखना, एंडोमेट्रियम। आई थिंक इतनी सी इंग्लिश से तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। फिर भी आप लिखना चाहते हो कि नहीं हमें तो हिंदी में ही लिखना है, तो आप लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्या किसी कोई नहीं होगी। एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम फिर से स्तर जो है एंडोमेट्रियम का बढ़ने लग गया है। किसकी वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से। एस्ट्रोजन जो है वो एंडोमेट्रियम के पास आकर इसका स्तर क्या होगा, ये इसका स्तर को बढ़ा देगा, इसके स्तर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। क्लियर है। तो एक सेकेंड, मैंने ये प्रोजेस्टेरोन के यहाँ पर बना दिया था, थोड़ा सा यहाँ से ले लेना। ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ और, जो यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम जो बनती है, तो एस्ट्रोजन का लेवल आप थोड़ा और ज़्यादा ऊंचा रखना, क्योंकि मेरे यहाँ पर जगह नहीं है और फिर मैं ज़्यादा ऊंचा बना नहीं पाऊँगी, तो आप इसको थोड़ा और ज़्यादा ऊंचा बना लेना। चाहो तो आप उस डायग्राम के अंदर देख सकते हो, जो आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का पेज नंबर है 54 के अंदर आप इसको देख सकते हो। ठीक है ना। तो उसके अंदर 54 पेज नंबर पे आप देख लेना कि किस तरह से इसका लेवल जो है वो बढ़ाया गया है। क्लियर है। अब अपन ने नाम क्या दिया, देखो नाम क्या दिया, पहला जो फेज था उसे ऋतुस्राव नाम दिया, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन नाम दिया। अब सेकंड फेज में यहाँ पर क्या हुआ बताओ, ये द्वितीयक पुट्टिका से तृतीयक बनी, यानी कि ये जो फॉलिकल है, फॉलिकल का आकार बढ़ता जा रहा है, फॉलिकल्स का आकार बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि इस प्रवस्था को हम नाम क्या दे सकते हैं, पुट्टिकीय प्रवस्था, या इंग्लिश में आप इसे बोलोगे तो फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज। ठीक है। एक और नाम दिया जाता है इसको, क्या,
अच्छा, इसी को और नाम क्या दिया जाता है? प्रचुरोद भवन। प्रचुरोद भवन क्या होता है? ये प्रचुरोद भवन, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एंडोमेट्रियम जो है वो फिर से बन रही है, फिर से उसका उद्भवन हो रहा है या फिर से बन रही है, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया है? प्रचुरोद भवन। इस फेज को नाम क्या दिया गया है? प्रचुरोद भवन नाम दिया गया है। ठीक है, अगला जो है हम आगे वाली क्लास में करेंगे, क्योंकि ना तो यहाँ पर इतना स्पेस है और ना ही अभी जो है टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अगले वाले इसमें 2 तो कम से कम क्लासें लगती ही है, थोड़ा सा टॉपिक भी बड़ा है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुएशन जो फेज होता है 3 से 5 दिन का होता है, और इसके अंदर एंडोमेट्रियम टूट कर शरीर से बाहर निकलती है, वेजाइना के थ्रू बाहर निकलती है, इसी को ऋतुस्राव कहते हैं। ठीक है, अब ये गर्भाशय एंडोमेट्रियम होती है। अब हमें हार्मोनल चेंजेस पढ़ना है, तो सबसे पहले पीयूष ग्रंथि के हार्मोन देख लेते हैं, FSH एंड LH, इनका स्तर कैसा रहता है? ये कहाँ जाते हैं? अंडाशय पुट्टिकाओं के पास जाते हैं, यानी कि ओवेरी फॉलिकल्स के पास जाते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स के पास जाते हैं और उनकी ग्रोथ करवाते हैं। देख रहे हो आप कैसे ग्रोथ हो रही है, कैसे बड़ी हो रही है। ठीक है, फिर ये इनसे हार्मोन निकलते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और यही एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है किसको इफेक्ट करते हैं? एंडोमेट्रियम को। कैसे करते हैं अभी बताया। तो सबसे पहले FSH एंड LH का स्तर जो है वो बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। तो आप इसको बढ़ता हुआ भी दिखा सकते हो, बिकॉज मेरी यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैंने इस तरह से बनाया, तो आप थोड़ा सा यूँ बढ़ता हुआ दिखा सकते हो, आपके पास तो कॉपी के अंदर बहुत सारी जगह होगी। ठीक है ना, तो इनका स्तर बढ़ेगा, और इनका स्तर बढ़ने का कारण क्या है कि ओवेरियन फॉलिकल्स जो है उनकी ग्रोथ करवानी है। जब ये बढ़ेंगे तभी तो इनकी ग्रोथ होगी, तो इनकी ग्रोथ करवानी है। क्लियर है? तो यहाँ पर इनकी ग्रोथ हो जाएगी। ग्रोथ होने से इनकी यानी इनका स्तर बढ़ने से ये ओवेरियन फॉलिकल को की ग्रोथ करवाएंगे। तो पहले सबसे पहले प्राथमिक पुट्टिका से थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, फिर ये द्वितीयक पुट्टिका में कन्वर्ट हो जाएगी, द्वितीयक से तृतीयक पुट्टिका में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी बढ़ेगी। इनके साथ साथ इनके बीच में जो एग है वो एग का आकार यानी अंडाणु का आकार भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और ये अब जब बड़ी हो जाएगी तो इनसे बहुत सारा एक हार्मोन निकलेगा जिसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलेगा। ठीक है, तो एस्ट्रोजन यहाँ से खूब सारा निकलेगा, और एस्ट्रोजन किसके पास जाएगा? एंडोमेट्रियम के पास में। और एंडोमेट्रियम को ये क्या कहेगा कि जब ये टूट गई थी तो इसको वापस बनाना है, तो एस्ट्रोजन इस एंडोमेट्रियम के स्तर को वापस बनाए देगा। तो मैंने ऐसे बनाया है ताकि आपको पता रहे कि ये वापस बन रही है, एंडोमेट्रियम वापस बन रही है, तो एंडोमेट्रियम को वापस बनाएगा। ठीक है, अब देखो और क्या होता है। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, ये मत सोचना कि मैंने रिवाइज करवा दिया तो खत्म हो गई। इधर बना रही हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या हुआ, जो ओवेरियन फॉलिकल थी, अंडाशय पुट्टिकाएं थी, इनसे चलो पहले ये नहीं बताती हूँ मैं। अच्छा, पीयूष ग्रंथि से बताती हूँ। पीयूष ग्रंथि स्टार्टिंग से देख लेते हैं। पीयूष ग्रंथि जो थी, पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन निकले, LH, FSH। ये कहाँ गए? अंडाशय पुट्टिकाओं के पास। अंडाशय पुट्टिकाओं से एक हार्मोन निकला एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन ऐसा होता है कि जहाँ से जिसकी वजह से ये निकल रहा है ना, उसी के स्तर को ये कम कर देता है। कैसे? एस्ट्रोजन जाता है कहाँ पर? पीयूष ग्रंथि के पास में। यहाँ से ये जाएगा पीयूष ग्रंथि के पास में, और पीयूष ग्रंथि के को बोलेगा कि अब जो है आप LH एंड FSH का जो लेवल है या इनका जो आप बाहर निकाल रहे हो उनको कम कर दो। तो एस्ट्रोजन कहाँ जाता है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के पास गया, ये तो हाइपोथैलेमस के पास में जाकर GnRH को भी कम कर देता है। नेगेटिव फीडबैक कहते हैं इसको अपन। ठीक है, तो यहाँ से ये जाएगा पीयूष ग्रंथि के पास में और बोलेगा कि LH एंड FSH का जो स्तर है, इसको जो आप रिलीज कर रहे हो, इसके स्तर को कम कर दो। ठीक है, तो ये यहाँ पर जाकर इसके स्तर को कम करवा देगा, यानी कि इनको क्या कर देगा, एक तरह से इनकी फीडबैक देगा, नेगेटिव फीडबैक। तो यहाँ पर अब क्या करना है आपको? LH एंड FSH का जो स्तर है वो अब आपको क्या करना है? कम कर देना है। अब LH एंड FSH जो है वो इसका स्तर कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, इनका स्तर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आज की क्लास हमारी यही तक। अगली क्लास के अंदर हम नेक्स्ट जो भी क्लास होगी, बहुत कोशिश करूँगी कि मैं बहुत जल्दी से जल्दी क्लासें ले पाऊँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि जब आप वेट करते हो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। ठीक है ना, बट मैं चाहती हूँ कि जो भी आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से पढ़ो,
हमारे बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो गए। ऐसा भी नहीं है कि हमने बहुत ही कम क्लासें ली है। आपको पता है फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं, उनकी भी खूब क्लासें हो चुकी है और धीरे धीरे हो भी जाएगी, सारे चैप्टर्स की हो जाएगी, है ना। 12th जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो मैं कोशिश करूँगी, कोशिश नहीं मेरी पूरी कोशिश है कि 100% आपका कोर्स जो है उसमें से कोई टॉपिक बाकी नहीं रहे और वो आपके हो जाए। बट होता क्या है ना कि क्लासें भी चलती है और भी खूब सारी क्लासेस चलती है, तो उसके अंदर बिजी होने की वजह से टाइम इतना नहीं मिल पाता है कि मैं रोज़ की रोज़ क्लासें ले पाऊँ। बट इसका सॉल्यूशन ये है कि हम लोग जो है, कुछ बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि, और इसी के लिए एक आपसे ही एक राय भी मांगी थी हमने कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि आप जैसे यहाँ पर यूट्यूब पे तो आप रोज़ क्लासें ले नहीं पाते हो, इसके लिए आप क्या करो कि एक पेड कोर्स लॉन्च कर लो, हम पैसे दे देंगे बोलिए पेड कोर्स कर लेंगे, लेकिन उसके अंदर आप रोज़ क्लासें ले लेना, ठीक है। तो हमने भी सोचा, इस विचार किया है कि अगर मान लीजिए कि बच्चों की ऐसी मांग आ रही है तो हम पेड कोर्स लॉन्च करें और फिर उसके लिए हम रोज़ की रोज़ यहाँ पर पेड कोर्स में ऐसा होगा, क्योंकि देखो बच्चों के अगर पैसे लग रहे हैं तो वहाँ पर हमें भी थोड़ा सीरियस होकर हमें रोज़ की रोज़ क्लासें लेनी पड़ेगी। तो मैं वहाँ पर जैसे बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जो हमारी क्लासें होती है वैसे ही वहाँ पर क्लासें होगी, बिल्कुल लाइव चैट होगी, वहाँ पर जो भी बच्चों की समस्याएं होंगी वो सॉल्यूशन करवाया जाएगा उसका, और भी आपकी कोई भी समस्या होगी वहाँ पर उसका सॉल्यूशन होगा। एंड जो PDF होगी आपके नोट्स की PDF वो भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल वातावरण वैसा ही मिलेगा जैसा कि आपको या जो ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जो हम देते हैं बिल्कुल वैसा ही आपको वहाँ पर वातावरण मिलेगा। यूट्यूब पे मैं रोज़ क्लासेस ले नहीं पाती हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर जो हम स्टार्ट करेंगे पेड कोर्स में, वहाँ पर तो रोज़ की रोज़ क्लासें होगी और कोर्स भी बहुत जल्दी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप चाहते हो कि आप इसको पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपके जो यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं इस पर आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, सर से बात कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हम बहुत ही जल्दी जो है पेड कोर्स को लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है। उसमें आपका कोर्स भी बहुत जल्दी से हो जाएगा और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच। इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक ज़रूर करें, और अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें भी लगे कि हाँ बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, तो फिर हम क्यों ना बच्चों को पढ़ाएँ, ठीक है। यूट्यूब पे भी मैं क्लासेस लूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं पेड कोर्स लॉन्च करने के बाद में यूट्यूब से बिल्कुल ही मुंह मोड़ लूँगी, ऐसा भी नहीं है। बट कोशिश करूँगी कि हाँ हो सकता है जल्दी थोड़ा टाइम लग जाए, 1-2 दिन का टाइम लग जाए, बट कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी क्लासें हो सके आपकी। पर अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए ये क्लासें, ठीक है ना। और अभी मैंने आपको स्क्रीनशॉट के लिए बोला नहीं है तो मैं थोड़ा साइड में हट जाऊँगी, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज़, कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब मिलते हैं हमें तो उतनी ही ज़्यादा खुशी होती है, लेने की क्लास लेने की बहुत ही इच्छा भी होती है कि बच्चों को मज़ा आ रहा है पढ़ने में अगर आपको मज़ा आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगली जो भी इसका टॉपिक होगा, जैसे कि इसके आगे के फेज़ हैं, वो आगे के फेज़ मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, और लेकिन उसके लिए पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, जो भी आज पढ़ाया है वो अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, और फिर इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।